नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क। एसटीईटी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जिस तरीके से बिहार में लगातार जारी है और सरकार का अभी तक इस पर कोई स्पष्टीकरण निर्णय नहीं आया है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसी मुद्दे पर स्टूडियो में मौजूद हैं मेरिट अभ्यर्थी अर्जुन कुमार। अर्जुन जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क को। जी अर्जुन जी, धरना प्रदर्शन जिस तरीके से लगातार जारी है, 7वें चरण की नियुक्ति को लेकर तरह तरह की बातें आ रही हैं सामने। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को स्पष्ट रूप से बताएं कि इस वक्त करंट 7वें चरण की नियुक्ति को लेकर सरकार ने आप लोगों से क्या अपडेट दिया है, क्या कुछ बताया है, किस तरीके से नियुक्ति करनी है, कब तक करनी है। आप हमारे दर्शकों को एकदम करंट अपडेट बताएं। देखिए, हम तो विभाग हैं नहीं, हम नहीं, आप लोगों ने मुलाकात किया तो आप लोगों से क्या कहा गया? बिल्कुल, हम गए थे पिछले शुक्रवार को, पिछले शुक्रवार को हमने गया था। शुक्रवार के दिन शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव जो हैं वे कॉन्फ्रेंस अपना रखते हैं, जहां शिक्षा से लेकर के तमाम तरह की जो परेशानियां होती है उस पर वे बातचीत करते हैं। उस पर लेकर मैंने गया था और बातचीत किया था सर से। मैंने एक ही वर्ड पूछा, सर कि 7th फेज कब आ रही है जी। या हमने ये उसके बाद हमने किया कि स्टेट 19 का जो बहाली की प्रक्रिया है कब होगा। उनका जवाब कुछ इस प्रकार से आया कि मैं क्या कहूँ, जाना होगा तब आना। मतलब जैसे इस तरह से झाड़ रहे थे कि मैं बात किससे कर रहा हूँ, एक आम आदमी से या IAS अधिकारी से। दूसरा क्वेश्चन किया कि सर आएगा तो कब आएगा। तो उन्होंने कहा कि 7th फेज अप्रैल में आएगा, जाओ ना अप्रैल में आएगा। मतलब बात करने के लहजे से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि अप्रैल में आएगा ही कि नहीं आएगा, है ना। क्योंकि बात की जो टोन होती है, जो फेस की एक्सप्रेशन होती है, वह सामने वाले के अंतर्मन में यह स्थापित हो जाता है कि सच में स्थितियां क्या है। तो जिस प्रकार से संजय सर ने हमारे तरफ इशारा करते हुए बोलते हुए बोला कि जाओ ना अप्रैल में आएगा, मतलब क्या, मतलब उनके साथ क्या था नहीं था, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि 7वां चरण जो है, चाहे वो 1 to 5 8 के लिए हो या फिर हमारे सेकेंडरी हायर सेकेंडरी के लिए हो, अप्रैल में आएगा। बिल्कुल अप्रैल में आने वाला नहीं है। और आप देख सकते हैं कि अब नगर परिषद का चुनाव होंगे, नगर पंचायत के चुनाव होंगे, फिर इधर MLC के चुनाव चल रहे हैं। तो ये जो अप्रैल और मार्च की जो बातें चल रही थी, वो हमें लगता है कि 6-7 महीना और डिले होगा और शायद इस वर्ष नोटिफिकेशन तो आएगा ही नहीं। और यदि आती है तो शिक्षा विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद भी होगा कि वे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सच में अग्रणी करने के लिए अपने कदमों से धीरे धीरे रास्ते आगे बढ़ रही है। तो मैं गुजारिश भी करूंगा कि यदि उनकी मंशा है कि इसे टाला जाए तो सर हम आम अभ्यर्थियों पे रहम कीजिए, बिहार के गरीब शिक्षार्थियों पे रहम कीजिए और जल्द से 7th फेज की नोटिफिकेशन को जारी किया जाए। किसी चुनाव का बहाना करके डिले न किया जाए, किसी कोर्ट का बहाना करके डिले न किया जाए, क्योंकि आप स्वयं कहते हैं कि हमारे विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। तो अर्जुन जी ये बताइए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि शिक्षा मंत्री खुद ही कहते हैं कि बिहार में शिक्षकों की कमी है, जिस तरीके से अभी रिजल्ट आया 2022 12th का, शिक्षा मंत्री ने कहीं भी इस बात पे चर्चा नहीं की है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत दुरुस्त है, हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं, इसलिए हमारा रिजल्ट बेहतर हुआ। क्या कहेंगे इस पर आप? सबसे पहले तो लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क को इस प्रश्न के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि बिहार के जनमानस की आवाज़ को आपने चैनल पे उठाया है। ये हर किसी का प्रश्न होना चाहिए। विपक्ष का भी सबसे बड़ी प्रश्न होनी चाहिए कि 12th के रिजल्ट प्रकाशन के समय शिक्षा मंत्री लैपटॉप टांगे, लेकिन उन्होंने अपनी शिक्षा व्यवस्था को किसी भी दृष्टिकोण से एक पॉइंट भी नहीं कहा कि हमारे बिहार में सरकारी शिक्षकों ने कमाल कर दिया, हमारे बिहार के विद्यालय ने कमाल कर दिया। उन्होंने कभी नहीं किया, क्योंकि वे जानते हैं कि हमारे जो अपग्रेडेड हाई स्कूल हैं, हमारे जो कॉलेज हैं, उसमें तो पढ़ाई नहीं होती। अपग्रेडेड हाई स्कूल में तो एक भी शिक्षक ही नहीं है। 6000 अपग्रेडेड हाई स्कूल बिना शिक्षकों के चल रहे हैं। तो वे किस मुंह से शिक्षा मंत्री जी कहेंगे कि हमारे शिक्षकों ने कमाल कर दिया?
ये तो कमाल हमारे बिहार के विद्यार्थियों ने किया है। ये तो कमाल बिहार के विद्यार्थी के जो गार्जियन हैं, जो जनमानस है, उन्होंने किया है कि इतनी महंगाई के दौर में भी अपने बच्चे को प्राइवेट संस्थानों में पढ़ाते हैं। और सरकार दावा करती है निःशुल्क शिक्षा की, संविधान दावा करती है निःशुल्क शिक्षा की। जहां शिक्षा पे जनता का पैसा बचना चाहिए था, लोगों के पैसे बचने चाहिए थी, वहीं शिक्षा पे प्राइवेट संस्थानों में पढ़ा करके आम जनमानस इस महंगाई के दौर में अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। शिक्षा मंत्री इस बात का क्यों उल्लेख करेंगे? क्योंकि वे जान रहे हैं ना कि हमारे स्कूल में शिक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं है। सबसे बड़ी बात कि एक शिक्षक नहीं है। आप सोच सकते हैं, मैं आपके टीम को धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसा प्रश्न पूछा और ये जानने की कोशिश किया जाए, देखा जाए कि आखिर कैसे रिजल्ट आता है। आप देखेंगे, हमने दैनिक भास्कर जो न्यूज़पेपर है उसमें मैंने देखा है बिहार पटना जिले के पालीगंज विधानसभा का एक लड़का बिहार साइंस में विष्णु कुमार चौथा स्थान लाया है। उसके विद्यालय हैं मसौढ़ा हाई स्कूल। मसौढ़ा हाई स्कूल में उसका एडमिशन था। जब न्यूज़पेपर वालों ने वहाँ के प्रधानाध्यापक से कुछ पूछने की कोशिश की तो सीधा पलड़ा झाड़ दिए। उनका एक ही प्रश्न था न्यूज़पेपर वालों का कि आपके विद्यालय में साइंस के कितने शिक्षक हैं? उन्होंने कहा एक भी शिक्षक नहीं। +2 में एक भी शिक्षक नहीं है, मात्र आर्ट्स में एक शिक्षक हैं। और उन्होंने और कुछ प्रश्नों पे सीधा कहा कि विभाग से पूछिए। जरा सोच कर देखिए, शिक्षा विभाग अपने आप पर कैसे कहेगा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ठीक है? क्योंकि उनके विद्यालय में जो स्टूडेंट टॉप कर रहे हैं उनके विद्यालय में थोड़े पढ़े हैं। जी बिल्कुल, वो तो प्राइवेट कोचिंग संस्थानों में पढ़े हैं। बिल्कुल, ये वास्तविकता है और हमें ये स्वीकार करना होगा कि आज बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है, आप किसी सरकारी कर्मचारी के बच्चे खुद सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते। इवन मुझे तो लगता है कि जो टीचर हैं, सरकारी टीचर, उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते होंगे। देखिए, ये प्रश्न आप अपने चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। ये प्रश्न तो विधानसभा के अंदर गूंजा है जी। जो सदस्य विधानसभा के माननीय सदस्य ने इस प्रश्न को पूछा, मैं उनका नाम याद नहीं, परंतु उन्होंने यही पूछा कि आखिर क्या कारण है कि बिहार के सरकारी कर्मचारी या बिहार के सरकारी शिक्षक अपने बच्चे को अपने विद्यालय में नहीं पढ़ाते। माननीय सदस्य को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस प्रश्न को पूछा है। उनका यह कहना था कि आखिर बिहार की शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी क्यों नहीं कि सरकारी शिक्षक अपने बच्चे को अपने स्कूल में पढ़ाए, जो वहां का अपना मास्टर है, जहां वो खुद पढ़ाता है। बिहार के IAS IPS, बिहार के सरकारी अधिकारी अपने शिक्षकों को बिहार के सरकारी विद्यालयों में क्यों नहीं पढ़ाते? शिक्षा मंत्री एक लाइन बोलते हैं कि मैं किसी को बाध्य नहीं कर सकता, सरकारी विद्यालय गरीबों के लिए हैं। जो अच्छा इनकम करता है वो अपनी इच्छा से कहीं भी पढ़ाए। शिक्षा मंत्री जी ये बोलते हुए ये भी कहते कि सरकारी कर्मचारी और सरकारी शिक्षक या सरकारी जितने भी IAS IPS हैं, वे सरकारी विद्यालय में इसलिए नहीं पढ़ाते कि हमारे यहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जाती, हमारे विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे नहीं है, हमारे विद्यालय में शिक्षक नहीं है, जिसके वजह से सरकारी कर्मचारी IAS IPS जितने भी लोग हैं या सरकारी शिक्षक अपने विद्यालय में लोगों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते। आपको ये बोलना चाहिए था। आप बोलते हैं कि हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते कि आप हमारे विद्यालय में पढ़ाइए। विद्यालय तो गरीब लोगों के लिए है। तो बिहार का गरीब कौन सा पाप किया है? बिहार के गरीब कौन सा पाप किया है जो आपके विद्यालय में पढ़ेगा? एक ऐसा विद्यालय जहां शिक्षक न हो, एक ऐसा विद्यालय जहां मेरिट वाले शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हो, ऐसे शिक्षकों के पास क्यों पढ़ेगा बिहार का बच्चा? जहां शिक्षकों को एप्पल का मीनिंग नहीं आता, संडे और मंडे नहीं आता। आप ही लोग, आप ही मीडिया के लोग इस बात को हमेशा उजागर करते हैं कि बिहार के शिक्षकों को नहीं आता।
क्यों पढ़ेगा बिहार का बच्चा? इसका मतलब है कि आप गरीबों को गरीब बनाना चाहते हैं। इसका मतलब है कि गरीबों के साथ आप राजनीति करना चाहते हैं और आपकी राजनीति इसी से टिकी है। माननीय शिक्षा मंत्री से मैं निवेदन करता हूं, मैं एक अभ्यर्थी हूं STT 19 का और मेरिट में हूं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सर, आपने 2019 में STT 19 का जो विज्ञापन प्रकाशित करवाया था, या आपके तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने जो प्रकाशित करवाया था, वो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को गौरवमयी करने का था, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को अव्वल करने का था। बिहार फिर से जो प्राचीन में नालंदा विश्वविद्यालय की ख्यातियाँ थी, उसे स्थापित करने का था। बिहार में पहली बार एक ऐसी पात्रता परीक्षा हुई जिसमें मेरिट वाले टीचरों को बहाल करना था। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने काउंटर एफिडेविट में लिखा है कि इट इज नॉट ए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, इट इज ए कॉम्पिटिटिव नेचर एग्जाम टू सेलेक्ट द बेस्ट टीचर। माननीय शिक्षा मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था आप ही के कदमों चले, आगे बढ़े और STT 19 में आए मेरिट में जितने स्टूडेंट हैं उनकी नियुक्ति पत्र जल्द प्रदान करें। तो अर्जुन जी, आगे की क्या योजना है? क्या लगता है, नौकरी मिल जाएगी? आगे क्या प्रदर्शन का क्या रहेगा आप लोग का? हम लोग लगातार सड़क पे अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं जी। सड़क पे ही नहीं, इवन हम लोगों ने कोर्ट में भी अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। कोर्ट की सुनवाई अभी चल नहीं रही है, सुनवाई चल रही है लेकिन हमारा केस लिस्टिंग नहीं हो पा रहा है। सदन में भी हमारी आवाज़ गूंज रही है। तो हमारी जो लड़ाई है वो सड़क से लेकर के सदन तक, सदन से लेकर के न्यायालय तक चल रहे हैं। और हम लोग बिहार की शिक्षा व्यवस्था को फिर से पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए संघर्ष की जो एक कड़ी है लगातार जारी रहेगा जब तक कि हमारी सफलताएं नहीं मिल जाती। बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन जी आपका। जी, आपको भी। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेरिट अभ्यर्थी अर्जुन, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बिहार की है और किस तरीके से ये लोग अपनी मांगों को लेकर जब जाते हैं, मुलाकात करते हैं, तो किस तरीके से इन लोगों को आश्वासन मिलता है, किस तरीके से इन लोगों से बात की जाती है, जिससे कहीं भी स्पष्ट रूप से ये स्पष्ट नहीं हो रहा कि इन लोगों की मांगों पर, इन लोगों के प्रदर्शन का जरा भी असर सरकार पर पड़ रहा है। सरकार इस पर कोई निर्णय लेने के मूड में बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। जैसा कि इन्होंने बताया कि मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि आगे आने वाले 6 महीनों तक भी हमारी नियुक्ति हो पाएगी। इस बात का हमें अंदेशा है और अगर हमारी बातों पर सरकार ध्यान नहीं देती है, अमल नहीं कर रही है, हमारा प्रदर्शन लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क।